नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू इस स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप भारत के भूगोल में, भारत के भौतिक स्वरूप में आप क्या पहला पार्ट को अब वीडियो को देख लिए हैं और दूसरा पार्ट में जिसे सदाबहार वन हम पढ़ा रहे थे तो वीडियो कट गया था, इसलिए हमको उतना ही अपलोड करना पड़ा। इस वीडियो में आपको भारत के जो महान हिमालय है उससे संबंधित बात करा जाएगा और इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि आज इसका तीसरा वीडियो में ही ये लेसन समाप्त हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो संरचना एवं ऊंचावाद से संबंधित है। भारत की संरचना कैसी है, पर्वत, पहाड़, मैदान और नदियाँ के बारे में बताई गई है। अभी इस वीडियो में आपको सदाबहार वन मिलेंगे, पर्णपाती वन, ये सारे वन के बारे में आपकी विशेषता को बताया जाएगा, नदियाँ बताई जाएगी। फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक पे जहाँ से कल छूटा था। देखिए टॉपिक हो रहा है कि महान हिमालय के समांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु अथवा मध्य हिमालय कहा जाता है। ये बात आप समझ चुके हैं। यानी कि महान हिमालय जो है उसी के दक्षिण में स्थित जो श्रृंखला है उसे ही हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय कहते हैं। लघु माने छोटा हिमालय भी आप कह सकते हैं। यह हिमालय की सबसे अधिक कटी छठी श्रृंखला है तथा इसका निर्माण अधिक संपीड़न तथा परिवर्तनशील शैलों से हुआ है। ये परिवर्तनशील शैलों से ही इस हिमालय का निर्माण हुआ है। इसे क्वेश्चन काल बताए थे कि कैसे लिखना है, वैसे इस वीडियो में भी आप लिख लीजिए। किस हिमालय का निर्माण परिवर्तनशील शैलों से हुआ है? किस हिमालय का निर्माण परिवर्तनशील शैलों से हुआ है? तो वो है मध्य हिमालय। आंसर लिखेगा मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। चलिए इसकी ऊंचाई देखिए 1800 मीटर से लेकर के 4500 मीटर होती है। अब लिख लीजिए लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1800 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है। आगे देखिए इसमें मेंशन है, यहाँ देख लीजिए औसत चौड़ाई कितनी होती है। तो इसकी औसत चौड़ाई जो होती है 50 किलोमीटर तक होती है। चौड़ाई 50 किलोमीटर, लेकिन ऊंचाई कितनी होती है? 1800 से 4500 मीटर। यहाँ की कुछ चोटियाँ जो 5000 मीटर से भी अधिक ऊंची होती है। यानी कि इसमें जो लघु हिमालय में जो है, इस हिमालय की कुछ चोटियाँ ऐसी है जो लगभग 5-5 हज़ार मीटर ऊंची है। यहाँ नदियाँ 1000 मीटर तक गार्ज बनाती हैं। गार्ज आपको दिखा दिए थे हम। अगर उस वीडियो को, दूसरी वीडियो को आप नहीं देखें हैं तो उस वीडियो को देख लेंगे। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में लगभग 3 से 4 महीने तक बर्फ रहता है और जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो ये मौसम कैसा होता है? आरामदायक हो जाता है, यानी स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि शीत ऋतु में जो यह मौसम है लोगों को परेशान करके रखती है और ठंडक लाती है। लेकिन जैसे ही ये ग्रीष्म ऋतु का मौसम आता है तो यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्यवर्धक होता है, यहाँ पे लोगों को बहुत ही आराम मिलता है। ठीक है। कश्मीर की पीर पंजल, देखिए यहाँ पे कश्मीर के पीर पंजल इसी की श्रेणी में आता है, इसी के भाग में आता है। यह पर्वत स्थलों में कश्मीर की घाटी, शिमला, मंसूरी, देखिए कश्मीर की घाटी के अंतर्गत कौन कौन? शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि आते हैं। यहाँ की सभी पर्वत श्रृंखला सदाबहार वनों में से ढके रहते हैं तथा इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं जो कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे गुलमर्ग, खिलनमर्ग और सोनमर्ग के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब थोड़ा सा आपको कल बोले थे कि जैसे ही क्या नाम है, सदाबहार वनों को दिखाना है तो वीडियो स्किप हो गया, मतलब कट गया। तो इसमें आपको दिखा रहे हैं सदाबहार वनों को। थोड़ा इमेज को देख के आप समझ सकते हैं। ये है सदाबहार वने। इस इमेज को आप देख सकते हैं, ये किस्सा है, कितना अच्छा लगता है। और आपको इमेज दिखा रहे हैं, जैसे कि ये इमेज देखिए, ये भी सदाबहार वन ही है। देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। वो ये ऊपर से खींचा गया है तस्वीर। जरा इसमें देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन्हें बताया गया है कि ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्या है, पौधे हैं। देखिए ये कितना अच्छे लग रहे हैं। ऐसे पौधों को आपने देखा होगा कभी। ये कितने अच्छे लग रहे हैं। इसकी पत्तियां देखिए कितनी अच्छी अच्छी है। ये सारा जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पौधे हैं। और ये जो है, ये जो आपको रेड रेड पत्तियां दिख रही है, ये वर्षा वन के पौधे हैं।
ये सारे के सारे ये क्या है, सदाबहार वन के हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, सदाबहार वन के ये पौधे हैं, ये सारे सदाबहार वन के ही पौधे हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, चीज़ों को ध्यान से देखिए। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं पुनः। इस इमेज को आप जो देख रहे हैं, ये जो है मसूरी का इमेज है। ये मसूरी है जो उत्तराखंड में है। ये मसूरी देखिए कितना सुंदर मनभावन सा लग रहा है, ये मसूरी है। एक और इसका इमेज हम रखे हैं, इससे देखिए, ये मसूरी का इमेज है। और आपको एक दो इमेज और दिखाते हैं। आप अभी इस इमेज को देख रहे हैं, ये बता सकते हैं ये क्या है? ये जानते हैं क्या है? ये नैनीताल है। नैनीताल ये देखने वाला दृश्य है, इतना अच्छा लगता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। ये इमेज भी क्या है, नैनीताल का ही है। देखिए ये इमेजों को लगाने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि यदि आप इस चैनल पे है नए तो इस चैनल को कर दीजिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं इसमें क्या दिखाता हूँ, ये इसमें आप देख ही पा रहे हैं कि इसमें मैं आपको मनभावन इमेज के साथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपके माइंड में डायरेक्टली हंट करेगा। चलिए अब और आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज को आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये गुलमर्ग है। ये गुलमर्ग है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये गुलमर्ग को देखे हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ये गुलमर्ग कितना सुंदर लग रहा है। ये इमेज जो है ये दार्जिलिंग का इमेज है। इसे ये जो है दार्जिलिंग का इमेज है। इस इमेज को देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है। आपको जितने सारे इमेज दिखा रहे हैं, ये एक से एक सुंदर भारत की जगह है। यहाँ पे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। अगर हम आपको इमेज दिखाने लगे तो इसी में रह जाएंगे, इसलिए अब चलते हैं टॉपिक पे। ये सारे दृश्य जो है एक से एक इतने मनभावन लगते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इन दृश्यों को देखने के लिए भारत से विदेशी भी आते हैं, भारत में विदेशी भी आते हैं और देखते हैं। ऐसे ही दृश्य नेपाल में भी है। सोचिए नेपाल में ऐसे दृश्य कितने होंगे, क्योंकि पूरा नेपाल क्या है, पर्वतों से ढका है, पर्वतों की गोद में है नेपाल। इसलिए नेपाल का जो अर्थव्यवस्था है उसी पर्यटकों पे टिका हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिण में, यानी कि देखिए हिमालय के सबसे दक्षिण श्रृंखला को बाहरी हिमालय, उप हिमालय अथवा शिवालिक कहा जाता है। समझ गए होंगे कि हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे निचली हिस्सा जो होती है उस श्रृंखला निचली श्रृंखला है। यह पश्चिम में पोतवार के पठार से प्रारंभ होकर पूरब की ओर तीस्ता नदी में जाकर के फैली है। यानी ये तीस्ता नदी तक ये जो जाके ये पठार के रूप में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई देखिए कितने होता है, 900 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक औसत इसी के मध्य इसकी ऊंचाई होती है। आगे हम बात करें 1200 किलोमीटर है। अब ये क्या है कि इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 से 1200 मीटर बताया जा रहा है, लेकिन 1500 किलोमीटर तक ये क्या है, चौड़ाई है। अब इसकी शुरुआत देख लीजिए 10 मीटर से लेकर के 50 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर यह हिमालय का सबसे नवीनतम पर्वत माना जाता है। यानी हिमालय का सबसे नवीनतम पर्वत कौन हो गया, अब बताइए ज़रा हमें। ये जो है यहाँ पे देखिए बाहरी हिमालय इसे बोला जाता है, या फिर उप हिमालय बोला जाता है, या फिर शिवालिक कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक कहा जाता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन करेंगे कि हिमालय की सबसे निम्नतम श्रेणी को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक कहा जाता है। इसमें कुछ विस्तृत घाटियाँ भी पाई जाती है जिन्हें दून कहा जाता है। जो घाटियाँ पाई जाती है जिन्हें दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, कोटिली दून एवं पट्टिली दून, या फिर बुटवाल दून, या फिर कांडड़ा दून, या फिर अलमेन दून के द्वारा इत्यादि, ये सारा दून है। चलिए एक दो को आपको इमेज थोड़ा सा दून के बारे में मैं ही दिखा देता हूँ। देहरादून है, ये रहे दून,
दून का इमेज आप देख लीजिए क्या होता है। ये देखिए, देखिए ये भी अच्छा दिख रहा है। और इसे देखिए, ये जो आप इमेज देखे हैं ये दून का था। कोटी दून था, कोटली दून, पाटली दून और देहरादून का इमेज आपको दिखा दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें बिहार में देखिए, बिहार में पश्चिमी चंपारण का नाम आप सुने ही होंगे। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे पश्चिमी चंपारण जिला से ही बिलोंग करते हो। पश्चिमी चंपारण की पहाड़ी इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। वैसे आप सुने होंगे कि सोमेश्वर की पहाड़ी, अब देखिए 856 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का जो विस्तार है वो सोमेश्वर की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। और सोमेश्वर की पहाड़ी जिसमें ऊपर जो शंकर भगवान जी जो हैं, काली माँ, उनके जो मंदिर है उस पर लोग जाता है, लोग उनसे दर्शन करने के लिए। तो ये उसी दून के अंतर्गत भी आता है। बिहार में ये पश्चिमी चंपारण ऐसा राज्य है, बिहार में पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है जिसमें जंगलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जंगल ज़्यादा है। 856 वर्ग किलोमीटर में बिहार में ये फैला हुआ है। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ये बिहार में फैला हुआ है, पश्चिमी चंपारण में। और जो मंदिर पड़ता है ये नेपाल में पड़ता है। उपयुक्त विभाजन के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटी की सीमा के आधार पर बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है? नदी घाटी सीमा के आधार पर बांटा गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच में स्थित हिमालय के भाग पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे देख लीजिएगा, सतलुज और सिंधु नदी के बीच में जो हिमालय है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलुज और सिंधु के बीच में जो हिमालय है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके आगे देखिए, कश्मीर हिमालय भी इसी के अंतर्गत आता है। सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित हिमाचल हिमालय के भाग है जो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा टॉपिक क्या बना आपका? दूसरा क्वेश्चन बना कि कुमायूं हिमालय जो है उसके अंतर्गत क्या आते हैं। देखिए इसमें कश्मीर हिमालय भी इसी के अंतर्गत आता है। इस टॉपिक को आप जान गए। यानी कि सतलुज नदी और काली नदी के बीच में, देखिए यहाँ पे सतलुज नदी और काली नदी के बीच में ये हिमालय जो आता है, हिमाचल हिमालय के भाग जो होता है इसी को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। सतलुज नदी और काली नदी के बीच के जो हिमालय का भाग है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली नदी तीस्ता नदी और नेपाल हिमालय का एक तीस्ता, दिहांग, ब्रह्मपुत्र नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। ठीक है, ये कौन कौन सी नदी असम हिमालय का सीमांकन करेगी? तो ये देखिए, तीस्ता, दिहांग और जो है काली तीस्ता नेपाल में, नेपाल हिमालय या फिर तीस्ता दिहांग, इन नदियों का जो है असम हिमालय का सीमांकन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हिमालय का परिचय से पश्चिम से पूर्व की ओर वर्गीकरण, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत भी आई है, इसे आप जरूर याद करेंगे। फर्स्ट नंबर में कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि पंजाब हिमालय, जो पंजाब हिमालय है, कश्मीर हिमालय, इसी को बोला जाता है पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। ये जो है सिंधु एवं सतलुज नदी के बीच में फैला है। कहाँ तक फैला है? सिंधु और सतलुज नदी के बीच में फैला है। दूसरा बात करें हम तो ये कौन सा है? ये हिमाचल कुमायूं हिमालय है। ये कौन सा है? हिमाचल कुमायूं हिमालय है, जो कि सतलुज एवं काली नदी के बीच में स्थित है। किस नदी के बीच में स्थित है? सतलुज एवं काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? काली एवं तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए और देखते हैं असम हिमालय। असम हिमालय की अगर हम बात करें तो असम हिमालय जो कहाँ किसके बीच में है? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है, जो कि आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी असम में। ठीक है, इसे आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम। इसे आप याद कर लेंगे, नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से, देखिए यहाँ पे कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी
हिमालय की सबसे पूर्वी ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड यानी कि गार्ज में के बाद ये हिमालय के दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ ले लेती है, यानी कि एक मोड़ ले लेती है। इस मोड़ को देखिए क्या कहा था, भारत में इसी पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या फिर पूर्वी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जहाँ से ये मोड़ ले लिया वहाँ से पूर्वी पहाड़ी के नाम से इसे जाना गया। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में है तथा मजबूत बलुआ पत्थर से जो अवसादी शैल है से बना है। ये घने जंगलों से ढका है तथा अधिकतर समांतर श्रेणियाँ एवं घाटियों के रूप में फैला है। ठीक है। पूर्वांचल में पटकोई, नागा पर्वत, सुलाई, मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय की दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र है। ये देखिए हिमालय की जो दक्षिणी ढाल है ये बहुत ही क्या है, तीव्र है, तीखा है, जबकि उत्तरी ढलान अपेक्षाकृत मंद है। यानी कि उत्तर में ढलान मंद है, लेकिन अगर दक्षिण की बात करा जाए तो तीव्र है। इसलिए उत्तरी ढलान जो है दक्षिणी ढलान की अपेक्षा हिम नदियों का विस्तार अधिक है। यानी कि आप जाहिर सी बात है इस बात को समझ सकते हैं कि जो दक्षिणी ढलान है उसमें नदियाँ बहुत तीव्र गति से जाती होगी, जो भी नदियाँ जाती होगी वो तीव्र गति से जाती होगी। वहीं इसीलिए यहाँ पे कह रहा है इस ढलान पर दक्षिणी ढलान की अपेक्षा हिमानियों का विस्तार क्या अधिक है। यानी कि यहाँ पे नदियों का मार्ग ज़्यादा है, नदियाँ ज़्यादा है। जबकि ये क्या है, सुलाई मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय की दक्षिणी ढाल में बहुत तीव्र ढलाव है, ये चीज़ को आप समझ गए हैं। जबकि पूर्वी जो होता है यहाँ पे ढलान कम है, यहाँ पे नदियाँ उतनी फास्ट नहीं चलती हैं, आराम से चलती है, धीरे धीरे और कम चलती है। कहने का मतलब है कि कम चलती है। चलिए अब एक एक करके हम दूसरा टॉपिक को देख लेते हैं। पहला टॉपिक आप जान गए हिमालय के बारे में। दूसरा नंबर कह रहा है उत्तर का विशाल मैदान। देखिएगा यहाँ से हिमालय पर्वत के दक्षिण और दक्षिणी पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदियाँ प्रणालियों जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से बना एक विशाल मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है इसका विशाल मैदान किसे कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे। देखिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिण और दक्षिण के पठार के उत्तरी 3 प्रमुख नदियाँ की प्रणाली है। यानी कि हिमालय के जो पर्वत है उसके दक्षिण से 3 नदियाँ निकलती है। ये कौन कौन सी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इसकी सहायक नदियों से बना एक विशाल मैदान जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यानी इन्हीं तीनों नदियों के गार्ज से यानी कि डेल्टाई क्षेत्र से क्या बना है, एक सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जाना जाता है। यह मैदान देखिएगा जलोढ़ मिट्टी से बना है। यानी कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान है किस प्रकार की मिट्टियों से बना है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि ये जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। यानी कि विश्व का सबसे ज़्यादा, भारत का ही नहीं बल्कि ये विश्व का सबसे ज़्यादा घना यहाँ पे लोग बसते हैं और सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी, यानी बेसिन को क्या कहता है, द्रोणीन कहा जाता है, में जलोढ़ के निरपेक्ष से इस भाग का निर्माण हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई जो है लगभग 2400 किलोमीटर है और 150 से 500 मीटर तक इसकी चौड़ाई है। यानी कि इसका जो है लंबाई कितना है, तो 2400 किलोमीटर है और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितना है, 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक चौड़ा है ये मैदान। इसलिए ये विश्व का सबसे ज़्यादा घना बसा मैदान माना जाता है। आगे मेंशन है इसमें पश्चिम से पूर्व में इसकी लंबाई ये 2400 मीटर है, ये आप समझ चुके हैं। 150 मीटर से 500 मीटर तक इसकी चौड़ाई है, ये भी आप समझ गए हैं। इस मैदान यानी कि यह मैदान जो है सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर से अधिक ऊंचा है। ये समुद्र तल जो है उससे 240 मीटर की ऊंचाई पर है। पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम
और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक ये फैला है। आगे मोटे तौर पर हम देखेंगे इसके बारे में। दक्षिण हिमालय मैदान के मोटे तौर पर 4 उपभाग है। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ के द्वारा बना भाग पश्चिम मैदान या फिर पंजाब का मैदान कहलाता है। कहने का मतलब है कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा एक मैदान का निर्माण हुआ है, जिस मैदान को हम पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि जो पश्चिमी मैदान है इसका बहुत बड़ा जो भाग है वो कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। भारत में पंजाब और हरियाणा पश्चिम भाग इसमें सम्मिलित है। यानी कि भारत में कौन कौन है यहाँ पे देखिएगा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी भाग इसमें सिर्फ शामिल है। इस भाग में हिमालय से भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिमी भाग इसमें शामिल किया गया है। इस भाग में हिमालय से लेकर के प्रवाहित होने वाले इसके सहायक नदियाँ जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज नदियाँ इसमें शामिल है। आगे देखते हैं। इसमें देखिए, रावी और ब्यास के दोआब को ऊपरी बाहरी दोआब कहते हैं। सबसे पहले दोआब क्षेत्र आप समझिए क्या होता है। दोआब क्षेत्र क्या होता है कि 2 नदियाँ जैसे कि आती है, ये जो नदियाँ है, मान लीजिए एक नदी इधर से आ रही है, ठीक है, ये जो नदियाँ है इसके बीच के जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हुआ या फिर इस वाले क्षेत्र हुआ या इधर का क्षेत्र हुआ, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जो 2 नदियों के बीच में जो एरिया बचा होता है, क्षेत्रफल जो बचा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। और ये क्या होता है कि ये बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है। जैसे कि आप इतिहास में पढ़े होंगे कि दोआब क्षेत्र में क्या किया कि राजा ने कर को बढ़ा दिया, तो यही एरिया है वो जहाँ पे राजा ने क्या किया होगा कि कर को बढ़ाया होगा। चले आते हैं पॉइंट पे। इस मैदान की औसत देखिए, इस मैदान की औसत ऊंचाई जो होती है 150 मीटर से 300 मीटर तक होती है तथा सामान्य ढाल उत्तर पूर्वी दक्षिण पश्चिमी की ओर है। विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान का मैदान है। इसका विस्तार अरावली, यानी कि अरावली की चोटी, अरावली की पर्वत कहाँ है, तो राजस्थान में है। इसे नोट डाउन कर लेंगे। अरावली पर्वत के पश्चिम में है। यह मुख्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। बालूका स्तूप यहाँ का प्रमुख स्थलाकृति है। पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं जिसे टोर कहा जाता है। यानी कि इस मैदान के पूर्वी भाग में जो पहाड़ियाँ है उसे क्या कहा गया है, टोर कहा गया है। लूनी, अब देखिए लूनी नदी, लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है। यानी कि इस प्रदेश की जो प्रमुख नदी है कौन सी है, तो लूनी नदी है। यह एक मात्र ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में यानी कि गुजरात में जाके गिरती है। आगे देखिए यहाँ पे मेंशन किया भी गया है। जो इस देखिए लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रण में जाके गिरती है। इस प्रदेश में सांवर, डेगना, दिदवाना तथा कुचापन जैसा प्रसिद्ध खारे पानी के झील है। ये सब क्या है, खारे पानी के झील है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे लूनी नदी के बारे में। ये कच्छ के रण में गुजरात राज्य में जाके गिरती है। कच्छ रण का इमेज आपको दिखाना चाहेंगे हम। इस मैप को आप देख रहे होंगे, ये जो मैप है गुजरात का है और इसमें जो है ये कच्छ का रण है। ये वाले पार्ट जो आपको दिख रहे हैं ये सारे कच्छ के रण में आते हैं और ये जो कच्छ है और कच्छ का रण ये है। तो लूनी नदी इसी में आकर के गिर जाती है। अब लूनी नदी को थोड़ा सा अब आपको दूसरा मैप दिखाते हैं तब जाके आपको पता चलता लूनी नदी कहाँ आके, लूनी नदी ऐसे ये वाला आके ऐसे 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 इसमें ये देखिए ये गिर रही है। ठीक है, समझ गए होंगे लूनी नदी इसी में आके गिर रही है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रदेश में देखिए, इस प्रदेश में सांवर,
देगना, दिदवाना तथा कुचापन जैसे प्रसिद्ध खारे पानी के झीलें भी पाई जाती है। आगे देखिए, इसमें यमुना नदी से लेकर के पूरब में बांग्लादेश की, यानी कि जो यमुना नदी है वहाँ से लेकर के पूर्व में बांग्लादेश तक की पश्चिमी सीमा तक फैला मैदान को मध्यवर्ती मैदान कहा जाता है। यानी कि यमुना नदी से बांग्लादेश तक जो मैदान फैला है उसे हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती मैदान कहते हैं। यह विशाल मैदान का तीसरा उपभाग है। यह घंघर से तीस्ता नदी तक फैला है जो लगभग 1400 किलोमीटर तक लंबा है। इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व की ओर है। यह विस्तार उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पाकिस्तान, बंगाल और फैला है। बंगाल में फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ठीक है, झारखंड, ये देखिए इसका विस्तार जो है उत्तर भारत के राज्यों में कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों में ये फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। अब देखिए, जो उत्तर में फैला है उसे उत्तरी मैदान, इसके अंतर्गत दिल्ली। अब देखिए उत्तरी मैदान के अंतर्गत कौन कौन से जगह आते हैं, इस चीज़ को अब नोट डाउन कर लेंगे। देखिए उत्तरी मैदान के अंतर्गत आते हैं, इसे देखिएगा, दिल्ली से इलाहाबाद तक का क्षेत्र, ये जो है ये उत्तरी मैदान के अंतर्गत आता है। और मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत देख लीजिए, इलाहाबाद से लेकर के फरक्का तक आता है। तथा निचला हिस्सा जो होता है गंगा का तट जो माना जाता है, गंगा का मैदान माना जाता है, इसके अंतर्गत जो है गंगा का डेल्टाई प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। पश्चिम बंगाल का राज्य तक ये जो है फैला हुआ है। आगे बात करें हम, उत्तर पश्चिम भाग की शिवालिक पहाड़ियाँ और छिटपुट पहाड़ियों को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना है। यानी कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यहाँ गंगा का मैदान 2 भागों में बटा है। यानी कि देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे जो गंगा का मैदान है 2 भागों में डिवाइड हो गया है। अब देखिए, जो भाग उत्तरी गंगा का जो मैदान है तथा दक्षिणी गंगा का मैदान है, इसे 2 भाग में बांटा गया है। तो ये उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ देखिए कौन कौन सी है। यानी गंगा नदी के 2 भागों में डिवाइड करा गया है। अब उत्तरी गंगा और दक्षिणी गंगा, अब उत्तरी गंगा में देखिए कौन कौन सी नदी आके मिलती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा उत्तर में आके मिलती है। ऐसे भी इसे जो गंगा नदी में पूछ दिया जाता है कि उत्तर से होकर के आके गंगा नदी में कौन कौन सी नदी मिलती है, तो ये देखिए गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती और कमला नदी और कोसी नदी और महानंदा नदी जो है उत्तर से आकर के उत्तरी गंगा में गंगा नदी में मिलती है। फिर से इसे रिपीट करना चाहेंगे हम, यानी कि उत्तरी गंगा में कौन कौन सी नदियाँ की मिलती है। देखिए गंडक, यहाँ पे ध्यान देंगे, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा नदी जो है आके मिलती है। अब कोसी को देखिए, यहाँ पे कोसी को क्या कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कोसी को बिहार का सुख कहा जाता है। अब बिहार का सुख पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि क्यों इसे बिहार का सुख कहा जाता है, इससे भी अभी हम बता देते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं, यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं। इसके कारण यहाँ छानकर झील है, यहाँ छाड़न झील के कारण इसमें क्या आती है, बाढ़ आती है। दलदल और चौर भूमि का विस्तार होता है और दक्षिण गंगा के मैदान का प्रमुख नदियाँ सोन, पुनपुन, फल्गु तथा चानन नदी जो है, ये नदियाँ ग्रीष्म में सूखे के कारण का रूप ले लेती है। यह जल की पतली धागा के रूप में
प्रवाहित होने लगती है, यानी कि बहुत पतला पतला धारा हो जाता है, यानी कि सूखे जैसा हो जाता है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, सूखा जैसा हो जाता है। ठीक है। अब देखें, निम्न क्षेत्र को यहाँ जल्ला और टाल भी कहा जाता है। अगर ऐसा ही स्थिति जब होता है तो यहाँ पे जल्ला या फिर टाल कहा जाता है, जो नदियाँ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बन जाता है। आगे देखिए, अब थोड़ा सा आप कोसी नदी के बारे में जान लीजिए। मान लीजिए कि एक नदी इधर से आया, देखिए ध्यान से, आखिर कोसी नदी को शोक नदी क्यों कहा जाता है, इसे देखेंगे। मान लीजिए कि एक नदी इधर से आ रहा, ठीक है, और एक नदी इधर से आ रहा, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो इसमें आगे तो मिला, लेकिन सिर्फ कोसी नदी के बारे में, कोसी को ही न शोक कहा जाता है, तो इसके बारे में देखिए आप। ये लीजिए, ये कोसी नदी को हम बना रहे हैं। अब ये देखिए, मान लीजिए यहाँ से जल का जो मार्ग आया, जल जो आया तो ये यहाँ पे टकराया, ठीक है। अब ये जो बहुत ज़्यादा मार्ग बदलती है, जिसके कारण से इस नदी को क्या कहता है, बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब मार्ग बदला, यहाँ आया, ठीक है। अब यहाँ से मार्ग बदला तो फिर यहाँ जाएगा, ऐसे घूमेगा यहाँ पे। अब बात यह है कि यहाँ पे टक्कर मारेगा कि नहीं, आप ज़रा बताइए। यहाँ पे टक्कर तो मारेगा, है ना। चला, यहाँ पे टक्कर जब मारेगा तो यहाँ पे पानी फेंकेगा बाहर। चीज़ समझ में आ रही है। फिर जैसे ही ये नदियाँ जो है अब यहाँ से घूम करके इधर आई, तो फिर यहाँ पे टक्कर मारी, ठीक, फिर यहाँ पे टक्कर मारी। यानी कहने का मतलब है, इस क्षेत्र में पानी गया, इस क्षेत्र में पानी गया। और दूसरा कारण क्या है, इस टक्कर के वजह से जो पानी गया, इस पानी वाले क्षेत्र में क्या ला दिया, इस क्षेत्र में क्या ला दिया, बाढ़ ला दिया। कारण ये है कि ये जो नदी है, कोसी नदी जो है, बिल्कुल भर गई है और इसकी सफाई तो हो नहीं रही है। इस कारण से अब और बाढ़ आ रहा है, ठीक है। और बरसात में ये क्या जा रहा है, पानी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर पूर्वी का मैदान असम राज्य में सदिया के उत्तर पूर्वी से होकर के ध्रुवीय स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। यानी ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, उत्तर पूर्व से होकर के, यानी कि असम जो राज्य है, यहाँ असम राज्य से उत्तर पूर्व से लेकर के ध्रुवीय स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर तक ये लंबा है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी ओर ऊंचे पहाड़ियाँ मिलती है। इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्वी से दक्षिण पूर्वी की ओर होती है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य होकर के गुजरती है। इस नदी के बीच में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ पे नोट डाउन करेंगे आप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली है। किस नदी के कारण बनता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बना। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन बना है, माजुली बना है। किस नदी से बना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से बना है, ठीक है। आगे देखिए, भौतिक आकृतियों की विभिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। नदियों द्वारा पर्वत के नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े काफ़ी मोटाई में जम जाते हैं। अब देखिए इसमें, अब जमने के बाद में क्या होगा, इसी निरपेक्ष को भाभर कहा जाता है। यदि मोटे मोटे पत्थर आके जम गए और बलुआ मिट्टी आके जम गई, तो उस मिट्टी को हम क्या कहेंगे, भाभर कहेंगे। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी ये बन गई, ये खादर नहीं होती है। आगे देखिए, भाभर प्रदेश में छोटी छोटी नदियाँ लुप्त हो जाती है। यानी यहाँ पे लुप्त होने का मतलब समाप्त हो जाती है। किंतु जब इस पट्टी के दक्षिण में नदियाँ सरिताएं पुनः प्रकट होती है, यानी कि इसके दक्षिण में जब दूसरी नदियाँ आती है और बरसात के मौसम में जैसा कि कहें, तो ये नदियाँ फिर से क्या होती है, चालू होगी, नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बालू जैसे कंकड़ है, पत्थर है। तो अब जानते हैं कि बालू कंकड़ वाले क्षेत्र में मिट्टियाँ बराबर नहीं बैठती है और ये दलदली क्षेत्र बना देगी, तराइन कहलाता है।
ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। यहाँ ऊंची घास और घने जंगल फैल जाते हैं। उसी क्षेत्र पे जो कंकड़ इलाके भरा है उसी क्षेत्र में क्या फैल जाते हैं? जंगल फैल जाते हैं, घास की भूमियाँ फैल जाती है, जो वन प्राणियों से क्या होता है? भरा होता है। अब आगे बात करेंगे गंगा के मैदान में, जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन जाते हैं, वहाँ नदियों के बाढ़ का जाल नहीं पहुँच पाता है और उसे बांगर कहते हैं। ठीक है, देखिए वो क्या था? भांभर था, और ये क्या है? बांगर है। ठीक है, इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निरपेक्ष पाए जाते हैं। नए कछारी भाग जो निचले मैदान में है और जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देती है, उन्हें क्या कहता है? खादर कहता है। अर्थात कहने का मतलब है कि नदियों के द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी को और कंकरीली मिट्टी को एक जगह कहीं भी इकट्ठा कर दी तो उसे हम बांगर कहेंगे, और वहीं में नई मिट्टी है वो क्या है? खादर है। अब कारण क्या है कि नदियाँ, आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि नदियाँ कहाँ से आती है? पर्वत से होकर आती है। तो पर्वत पे क्या है? मलबा है। मलबा में क्या होगा? जीव जंतु के सड़े गले शव होगा और पत्तियों का भरा हुआ मलबा होगा। अब ये पत्तियाँ क्या होती है? ऊपर पानी के माध्यम से तरते हुए आती है और कहीं ना कहीं ले जाके पीट देती है, और इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। सॉरी, इस मिट्टी को, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। आशा करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इसलिए यहाँ उपजाऊ होते हैं और गहन कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए, यहाँ से नए कछारी भाग में जो निचले मैदान है वहाँ बाढ़ का जाल प्रतिवर्ष पहुँचता है, यानी कि यहाँ पे हर वर्ष पानी आता ही है 100%। मिट्टी की परतें जमा, और ये बाढ़ लाएगा तो मिट्टी की परतें क्या करेगा? जमा कर देगा, और ये नई मिट्टी होगा तो ये खादर कहेगा। इनका प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता रहता है, यानी कि हर एक साल नया नया मिट्टी आके जमा होता है। इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि आप सच में कुछ आपको फ़ायदा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, और अपने दोस्तों को इससे जोड़ें। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर टॉपिक है दक्षिण का पठार। ठीक है, दक्षिण का पठार में क्या बातें हैं? दक्षिण का पठार प्रायद्वीपीय पठार का आकृति की दृष्टि से त्रिभुजाकार है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि दो दक्षिण का पठार है वो प्रायद्वीपीय आकार में कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय आकार में कैसा है? प्रायद्वीपीय पठार में कैसा है? किस आकार का है? तो चला आप क्या कहिएगा? ये जो है त्रिभुजाकार है। तथा प्राचीन गोंडवाना समूह, आप जानते हैं कि भारत जो है, पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि भारत जो है गोंडवाना लैंड यानी एक प्लेट है जिसमें ये जो है भारत विस्तृत है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब क्या होता है? सौकरा, यानी कि अच्छा ऐसे 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 होता है, समझ पा रहे होंगे। और ऊपर की ओर क्या है? ऐसे चौड़ा है और नीचे की ओर संकीर्ण, थोड़ा ढलान के जैसा है। इसकी औसत ऊंचाई देखिए क्या है? इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ी है उत्तर में। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ी स्थित है। इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी घाटियाँ गुंबदकार पहाड़ियाँ हैं जिसे दो भागों में डिवाइड करा गया है। ये कौन कौन से हैं इसे ध्यान देंगे।
मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। अब इसे हम ध्यान से थोड़ा सा एक नज़र देख लें। मध्य उच्च भूमि की बात क्या कर रहा है? मध्य उच्च भूमि का अधिकतम भाग मालवा का पठार कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूरब से महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम से अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिमी में राजस्थान का मरुस्थल भी है। भारत का जो सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल कहा जाता है, ये कौन है? तो राजस्थान का मरुस्थल है। ठीक है, देखिए यहाँ बहने वाली नदियों में कौन कौन सी नदी है? मध्य उच्च भूमि में चंबल, सिंधु, बेतवा, केन नदी है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, यानी कि इसकी ढाल क्या है? मध्य उच्च भूमि की जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह जो है यह भाग पश्चिम से चौड़ा और पूरब में क्या है? संकीर्ण है। यानी कि ये पश्चिम में क्या है? चौड़ा है और पूरब में क्या है? संकीर्ण है। ठीक है, इसके पूरब में संकीर्ण है। इसी पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे यहाँ पे ध्यान देना है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड किस भूमि के अंतर्गत आता है? तो मध्यवर्ती भूमि के अंतर्गत आ जाएगा। इसके सुदूर पूर्व विस्तार को मुख्यतः दामोदर और स्वर्णरेखा नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो देखिए यहाँ पे विस्तार इसका जो छोटा नागपुर का पठार है, इसका विस्तार देखिए। विस्तार अगर विस्तार की अगर बात करें तो ये दामोदर और स्वर्णरेखा नदी द्वारा अपवाहित जो छोटा नागपुर के पठार तक ये मध्यवर्ती भूमि जो है इसका विस्तार है। चलिए ऐसा करते हैं कि ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे 1 से 2 बार, जितना बार में आपको समझ में आए उतना बार आप देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये जो आपको इमेज दिखाया गया है ये पहाड़ पठार का है। ठीक है, आप इसे भी देखिए, समझ सकते हैं कि कौन सा जगह कहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए ये दक्षिण भारत का ये नीचे वाली पार्ट से है। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, ये सारे दर्रे हैं ये वाले। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे चल रहे हैं हम। प्रायद्वीपीय पठार का ये मैप है आपका, प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूरब में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। सतपुड़ा की 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ी चोटी पंचमढ़ी पहाड़ी पर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है? 1350 मीटर की ऊंची धूपगढ़ की चोटी जो है पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है, जो विंध्याचल के दक्षिण में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे दिखाते हैं आपको, ये पढ़ क्या रहे हैं आप? मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, देखिए सतपुड़ा की 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी। यहाँ पे एक बात आप नोट डाउन करेंगे, सतपुड़ा की 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ की चोटी, यानी कहने का मतलब है धूपगढ़ की चोटी किस पहाड़ी के अंतर्गत आती है? तो ये सतपुड़ा के अंतर्गत आती है। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। यानी कि धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन है, या फिर धूपगढ़ जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा की है। ऐसे लिखेंगे आप कि धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, या फिर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पंचमढ़ पहाड़ी पर स्थित है। जो कहाँ स्थित है? पंचमढ़ पहाड़ी पर स्थित है। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार भी एक सुस्पष्ट पठारी इकाई है। इसका विस्तार
बिहार राज्य के इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिला दक्षिणी सीमा तक है। कहाँ पे है? गया जिला दक्षिणी सीमा तक फैला है। इस पठारी भाग में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? सोन नदी है, स्वर्णरेखा नदी है। इसका पश्चिमी मध्यवर्ती भाग में जो 1100 मीटर, कितना मीटर? 1100 मीटर ऊंचा है, जो पात क्षेत्र कहलाता है। और छोटा नागपुर जो झारखंड में स्थित है। एक बात और आप जान लें कि छोटा नागपुर का जो पठार है भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खनिज संपदा से भरा पड़ा है, इसलिए इसे छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ये देखिए, सबसे ये क्या कह रहा है? पात क्षेत्र कहलाता है। और छोटा नागपुर झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र रांची का पठार इसके पूर्व में है तथा इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। तीसरा पठार निचले हजारीबाग का पठार है, जिसकी ऊंचाई औसत 300 मीटर है। यहाँ पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर ऊंची है। समझ में आ रहा है ना? पारसनाथ की ऊंचाई जो कितनी है? 1365 मीटर है। ठीक है, पारसनाथ। अब पारसनाथ जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पारसनाथ के बारे में आप, कि देखिए यहाँ से आप समझिए। तीसरा जो कह रहा है, तीसरा पठार हजारीबाग का पठार है। अब हजारीबाग का जो पठार है, इसकी ऊंचाई औसत बताया गया है जो 300 मीटर है। ओके, यह पठार, यहाँ का पठार जो है, इस पठारी में 1365 मीटर तक अधिक ऊंचाई है। ठीक है, जो पारसनाथ है, यानी कि हजारीबाग का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई अधिकतम कितनी है? 1365 मीटर। यानी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर। और हजारीबाग की चोटी है पारसनाथ। समझ में आ गया? चलते आगे। सतपुरा पर्वत के दक्षिण में तापी की घाटी है। चीज़ें समझ में आ रही होगी। सतपुरा पर्वत के दक्षिण में तापी की घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अब भ्रंश क्या बताया आपको? भ्रंश घाटी बता दिए थे। थोड़ा सा आप इमेज को देख भी लीजिए। बात करें हम भ्रंश घाटी की घटना कब होती है? जब दो भूमियाँ अलग अलग खिसकने लगती है और बीच में खाली स्थान बच जाता है, उसे भ्रंश घाटी या फिर भ्रंश स्थान कहा जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये रहा भ्रंश घाटी का एक इमेज। देखिए, इसमें मिट्टी जो है अलग अलग कैसे हो रही है। ठीक है, एक और आपको उदाहरण दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, पिछले वीडियो में आपने देखा था, यानी पिछले इमेज में, कि मिट्टी अभी क्या हो रही है? थोड़ा सा खिसक रही है। लेकिन इसमें देखिए कैसे दरारें फट गई। ये इतनी दरारें हो गई। इसी को क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चला, भ्रंश घाटी भी कहा जाता है। हमें लगता है कि आप चीज़ों को बारीकी से समझ रहे होंगे और डायरेक्टली आपके माइंड में जा रही होगी। ठीक है, तो भ्रंश घाटी आप समझ गए होंगे। अगला पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये ए है, ये एक मिट्टी का टुकड़ा है जो एक साथ लगा हुआ है। ओके, ये जो मिट्टी का टुकड़ा है एक साथ लगा हुआ है, इसमें एक पेड़ भी है, इसे भी है। अगली बार ये मिट्टी का टुकड़ा, ये दूसरा वाला जो हिस्सा है, ये दूसरा वाला हिस्सा देखिए कैसे नीचे खसक गया, हल्का सा नीचे खसक गया। अब कभी कभी क्या होता है कि नीचे वाला ना खसक के, मतलब दूसरा वाला हिस्सा न गया, पहला वाला हिस्सा नीचे खसक गया। यानी कि हो सकता है कोई भी हिस्सा नीचे खसक जाए, लेकिन अलग अलग होना है। तो इसी को क्या कहेंगे? भ्रंश क्षेत्र। अब ये कहाँ पाया जाता है भारत में? तो ये देखिए, ये जैसे कि आप गुजरात का मैप में देखते हैं, ये चीज़ें जो था पहले क्या था, ये दोनों एक साथ में सटा हुआ था। लेकिन ये हुआ क्या कि मिट्टी के दबाव के कारण क्या होगा, ये अलग अलग हो गया। यहाँ पे भी देखें, आप कह सकते हैं ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। आगे देखिए, अब इसमें क्या है? भ्रंश घाटी आप समझ गए। भ्रंश घाटी अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम से गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व से दिल्ली तक फैली है।
कहाँ तक अरावली की पहाड़ी फैली है? देखिए गुजरात से लेकर यानी राजस्थान में भी अरावली की पहाड़ियाँ फैली है, दिल्ली तक फैली है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 300 मीटर, ये लगभग 301 मीटर आप कह सकते हैं औसत ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए इसकी, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू यानी माउंट आबू की बात करा जा रहा है। इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। अब यहाँ पे टॉपिक ये है, इम्पोर्टेंट बात, कि माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी को क्या नाम है? माउंट आबू के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तब क्या कहिएगा कि गुरुजी अब ये तो आप बताया है कि गुरुजी गुरु शिखर ही तो है। तो चीज़ें आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर है। अब देखिए ये किस पहाड़ी की भाग है? तो चला आप क्या कहिएगा? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अब बात यह है कि इसकी ऊंचाई कितना है चला, तब ऊंचाई कितना कहेंगे? 1722 मीटर। चीज़ें आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि इस टॉपिक को आराम से ही चलना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा स्लोली चल रहे हैं, फास्ट नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ख नंबर में देखिए क्या कह रहा है, दक्कन का पठार। अब ये देखिए दक्कन के पठार को दक्कन टैप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन टैप कहा जाता है। यह लावा द्वारा निर्मित है। ये देखिए दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ है? तो लावा के द्वारा हुआ है, इसे आप ध्यान रखेंगे। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला है दक्कन का पठार। अंतर्गत मध्य प्रदेश। अब इसके देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं भारत में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आ गए? ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से राज्य आ गए? मध्य प्रदेश, देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश आ गए। ठीक है, मध्य प्रदेश के अलावा देखिएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग और इसके आंध्र प्रदेश आ गए, कर्नाटक भी आ गए। कर्नाटक के बाद में देखिए तमिलनाडु भी आ गए इसके अंतर्गत, तमिलनाडु यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए ये जो है इसकी निर्माण जो हुई है किससे हुई है? तो ये जो है लावा से इसका निर्माण हुआ है। ये चीज़ें आप जान गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए इसकी अनुमानित गहराई। अब देखिए ये लावा है ना, दक्कन के पठार लावा से बना है, तो इनकी अनुमानित गहराई जो है 2134 मीटर तक है। किंतु पूर्व में उत्तर की ओर इसकी गहराई अपेक्षाकृत क्या है? आगे कम भी हो रहा है। पश्चिम घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तरफ से प्रारंभ होकर के दक्षिण में कन्याकुमारी आंतरिक तक 1600 मीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इससे सह्याद्री की पहाड़ी भी कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि सह्याद्री की पहाड़ी कौन होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि दक्कन के पठार के अंतर्गत, अब देखिए कन्याकुमारी आंतरिक तक जो 1600 मीटर तक लंबाई में फैला है दक्कन के पठार में ही, इसे हम क्या कहते हैं? सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन करा जाएगा कि सह्याद्री की पहाड़ियाँ किस चोटी के अंतर्गत आता है, किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? तो दक्कन के पहाड़ी के अंतर्गत आता है, दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। यहाँ 4 प्रमुख दर्रे भी है उत्तर से दक्षिण में क्रमशः। यानी कि ये जो दर्रा है इम्पोर्टेंट है, इस दर्रा को आप बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इसे देखिए ये कौन कौन से दर्रा है? ये थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा है जो सह्याद्री में ही स्थित है। और ये कहाँ है? दक्कन के पठार में है। ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाटी पर्वत नीलगिरी की पहाड़ी के द्वारा पूर्वी घाट में मिल जाती है। यहाँ के सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है।
देखिए ध्यान से, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तोड़ा बेटा। तोड़ा बेटा की ऊंचाई कितनी है चला? तो 2617 मीटर है। लेकिन दक्षिण में भारत की सर्वोच्च इसकी जो शिखर है, इसकी सबसे ऊंची शिखर अनाईमुड्डी है। ठीक है, अनाईमुड्डी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है, जबकि ये कितना था? 2670 मीटर था। ठीक है, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी के द्वारा पूर्वी घाट में मिलती है। यह सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है, यानी कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है। लेकिन देख लीजिए इसमें क्या करा, टोडा बेटा की ऊंचाई 2670 मीटर है, लेकिन दक्षिण भारत में अगर बात करा जाए तो ये उत्तर भारत की हो गया। देखिए ध्यान से, सॉरी, ये देखिए नीलगिरी जो है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी बता दिया गया, लेकिन दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करा जाएगा तो ये कौन है? अनाईमुड्डी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर कौन सी चोटी है? तो अनाईमुड्डी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार आपको और समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन को लिखवा दे रहे हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आंसर लिखिए अनाईमुड्डी। अब लिखिए क्वेश्चन, अनाईमुड्डी की ऊंचाई कितनी है? तो आंसर लिखिए 2695 मीटर। अनाईमुड्डी अनाईमलाई की पहाड़ी पर स्थित है, यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन लिखिए कि अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये जो है आंसर लिखिए अनामुंडी है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये लिखिए तोड़ा बेटा। अब लिखिए तोड़ा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो 2670 मीटर है। ये लिख लिए होंगे आप, आगे बढ़े। सह्याद्री पहाड़ी की 4 दर्रे का नाम बताइए। तो ये आंसर लिखिए थालघाट, भोरघाट, पालघाट, चिनकोटा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम, हो गया यहाँ तक, आप पढ़ लिए। पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समांतर महानदी की घाटी से दक्षिण की नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई तक ये पूर्वी घाट पर्वत फैला है। यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है, यानी कि पश्चिमी घाट से क्या है? अलग है। आगे हम बात करें, यह अधिकांश कटा फटा है, इसलिए भिन्न है, तथा पहाड़िया के रूप में है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा तथा तमिलनाडु में अन्नामलाई के नाम से ये जाना जाता है। इसके अलावा देखिए 50 मलाई शिवराय पहाड़ी तथा बेलगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा अलग होती है, पृथक होती है। ये नदियाँ उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन लिखिएगा, महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ है? महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो आंसर लिखिए उड़ीसा में, यहाँ पे देखेंगे। अगला है कि नल्लामलाई की पहाड़ी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है, आंसर लिखिए। अब देखिए पालकोंडा तथा तमिलनाडु में अन्नामलाई, पंचमलाई, शिवराय की पालनी तथा बेलगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, यानी कि ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों के द्वारा क्या होती है? अलग होती है। इसी नदियों के द्वारा ये अलग अलग बढ़ जाती है। ये नदियाँ उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की कौन कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये बनाती क्या है? एक्चुअरी बनाती है। ठीक है, यानी कि ऐसे नदियाँ जो है, नदियाँ ऐसे आती है और ये ऐसे होके ऐसे बह जाती है, ये एक्चुअरी हो गया। ठीक है, चलिए चौथा नंबर टॉपिक में हम चलते हैं इसका। तटीय मैदान। दक्षिण के पठार के दोनों तरफ
यानी दोनों किनारे पर तटीय मैदान का विस्तार है। इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रियाओं के द्वारा या नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है। यानी तटीय मैदान का जो निर्माण है ये मिट्टियों के द्वारा होती है, जो कहाँ से आता है, मैदानी तटीय मैदान का विस्तार जो है समुद्र की क्रियाओं के द्वारा होता है। समझ गए होंगे। यानी तटीय मैदान का निर्माण। अब इस बात को फिर से ध्यान से समझेंगे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि नीचे जो हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में जो लहरें आती है तो जाहिर सी बात है वो भी मिट्टिया को बाहर फेंकती होगी। और ये जो मिट्टिया फेंकती है तो इस मिट्टिया के फेंकने के कारण क्या होता है, तटीय भाग की मोटाई में वृद्धि होती है, इजाफा होती है। ठीक है, चीज़ों को समझ रहे होंगे आप लोग। इसे ध्यान से आप फिर से समझेंगे कि तटीय भाग की मोटाई कैसे वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब है कि जो समुद्र है, वो जो समुद्र है तो समुद्र में जो लहरें आती है उसकी पानी जो उफान आती है, तो वो पानी के अंदर जो मिट्टी के कण है, मलबा है या फिर कोई जीव जंतु के कंकाल है, वो भी क्या करती है, वो ला करके तटीय क्षेत्र में ही न पटकेगी या फिर किसी राज्य के भीतर फेंक देगी। तो वो तटीय क्षेत्र में करती है, फेंक देती है। अब जब तटीय क्षेत्र में फेंक देगी तो वहाँ पे क्या होगी, उसकी मोटाई में वृद्धि हो जाएगी। यही तो बात कहा जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसमें आगे, इस मैदान के दो बड़े भाग हैं। ये है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में खंभात की खाड़ी, कहाँ पे, खंभात की खाड़ी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। ये आंतरिक तक फैला है। ठीक है, आंतरिक तक फैला है। इसकी औसत चौड़ाई जो है 10.60 यानी कि 10.60 किलोमीटर के मध्य है। इस मैदानी भाग में बहने वाली नदियाँ अत्यधिक तीव्र गति से बहती है, क्योंकि यहाँ पे ढलाने क्या है, तीव्रता है, ज़्यादा ढलाने हैं, इसलिए यहाँ पे जो नदियाँ है तीव्र गति से ही बहेगी। इसलिए नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव भी अधिक गति से होता है। यहाँ पे देखिएगा, इसलिए नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता है। बात यह है कि जब नदियाँ तीव्र गति से बहेगी तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, मिट्टिया को ले जाकर दूसरी जगह फेंक देगी। इसके दक्षिणी भाग में कई लैगून पाए जाते हैं, जैसे न्यू मोर लैगून और काची के बंदरगाह, ऐसे ही लैगून की स्थिति है, यानी उदाहरण है। थोड़ा सा देखेंगे लैगून क्या होता है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक लैगून है। थोड़ा सा इस इमेज के बारे में देख लें, लैगून होता क्या है। लैगून किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोधक यानी कि रोधिका भित्ति आदि हो सकते हैं के द्वारा सागर के अंशतः अथवा पूर्णतः अलग होता है, जैसे कि मृत सागर। यानी कि ये ऐसा क्षेत्र है जो सागर या फिर महासागर से अलग हो गया है और एक लैगून बन गया है, जो झील रूपी होता है और इसमें काफ़ी पानी मौजूद होता है। आशा करते हैं कि आप लैगून समझ गए होंगे। चलिए, लैगून हो गया पर पाए जाते हैं। अब ये देखिए, न्यू मंगलुरु और कोचीन बंदरगाह ऐसे ही लैगून पर स्थित है। यहाँ पर कुछ अवशिष्ट मैदान भी निर्मित हुआ है, जिसे सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय मैदान भी कहा जाता है। मुख्य है पश्चिमी तटीय मैदान, उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार तटीय मैदान कहा जाता है। ठीक है, कोंकण तट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग, यानी कहने का मतलब है कि भारत का ये जो भाग है, तो ये वाला ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। तो इस वाले तट को, ये भारत का ये वाला जो तट है, यहाँ पे से भारत है, तो इस वाले तट को कहने का मतलब है कि इस वाले तट पे जितने सारे हैं इसे हम क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। उत्तरी मैदान भाग को कोंकण तट, दक्षिणी मैदान को मालाबार तट। अब यहाँ देखिए, इसमें उत्तर में
यानी जो तट समुद्र से लगा है, मान लीजिए यहाँ पे गुजरात है, तो ये जो तट है उत्तर में, यहाँ से आगे आधे आधे भाग बांट दिया गया है। तो उत्तर वाले भाग को उत्तरी तट और दक्षिण वाले भाग को कोका तट यानी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, और दक्षिण भाग को क्या कहा जाएगा? मलाबार तट। फिर चीज़ें को ध्यान से समझेंगे आप। जो उत्तरी मैदान है, यानी कि ये मान लीजिए ये भारत है, तो ये जो भारत है, ठीक से बनाते हैं भारत। अब ये भारत है, यहाँ पे मान लीजिए गुजरात हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब ये गुजरात हो गया, तो इससे दो भागों में डिवाइड करा गया है। तो उत्तरी वाला जो भाग है, ठीक है, तो उत्तरी वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसे क्या कहा जाता है? कोका तट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? कोका तट। और जो दक्षिण वाला भाग है, ये वाला, इस वाले, तो इसे हम मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, इमेज के द्वारा दिखा दें, थोड़ा सा रुकिए। मालाबार तट कहते हैं। नदी और गति तीव्र होने के कारण सभी नदियाँ मुहाने पर ज्वलनमुख एस्चुअरी का विकास हुआ है। नदियों की तीव्र गति के कारण मैदान काफ़ी कटछट सा गया है। सबसे पहले आप एक इमेज के द्वारा इसे देख लीजिए कि कोका तट क्या होता है और मालाबार तट कौन होता है। इस इमेज को आप देख करके समझ सकते हैं कोका तट कौन सा होता है और मालाबार तट कौन सा होता है। यानी कि भारत के जो राज्य है, यहाँ से लेकर के देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक के कोका तट यानी सह्याद्री तट, किनारी कन्नड़ तट। ये देखिए, कर्नाटक वाले भाग को किनारी कन्नड़ तट कहा जाता है, और कर्नाटक और केरल गोवा सम्मिलित, ये देखिए मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, और इस वाले भाग को देख लीजिए, उत्तरी सरकार ऊपर वाले भाग को है उत्कल तट, यहाँ देखिए उत्कल तट, और मध्य वाले उत्तरी सरकार उत्तरे में है इसलिए, और नीचे वाले भाग है कौन सा? पूर्वी तट की बात किया जा रहा है, तो कोका तट कहा जाता है। आशा करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, फिर से पश्चिमी वाले भाग को कठीवाला तट, उत्तर में कोका तट, और दक्षिणी वाले भाग को पश्चिमी तट के किनारी तट और मालाबार तट कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार पूर्वी तट में देखिए उत्तरी वाले भाग को उत्कल तट, और उत्तरी सरकार तट, या फिर दक्षिण वाला जो भाग है पूर्वी तट के कुरमंडल तट कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं। आगे मेंशन है, देखिए ध्यान से, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक है। यह भाग उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी यानी कि कमोरिन आंतरिक मार्ग तक फैला है। इस मैदान का निचला भाग डेल्टा है और उत्तरी भाग अधिकांशतः नदियों के निरपेक्ष से बना है। इसके निचले भाग में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ पठार के निचले भाग से अवसाद लाकर के निरपेक्ष जमा कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पूर्वी भाग है ज़्यादा फैला है। देखिए ध्यान से, इसमें निरपेक्ष इस मैदान के तट में ले आकर के फैला देती है। टीले घिरा हुआ है, छिछला लैंगून निर्मित कर देती है। इसी झील की संज्ञा दी जाती है। इस तटीय मैदान के उत्तरी भाग को देखिए गोलकुंडा तट भी कहा जाता है, जो कि अभी आपको इमेज में हम दिखाए हैं। गोलकुंडा तट, या फिर इसे क्या कहा जाता है, गोलकुंडा तट के अलावा क्या कहता है, कोरमंडल तट। थोड़ा सा पीछे इमेज करके आप देख सकते हैं इसे। चलिए आगे हम बात करें भारतीय मरुस्थल क्या होता है। अब भारतीय मरुस्थल देखिए ये क्या है। राजस्थान के पश्चिम में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। यह 644 किलोमीटर तक लंबा है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, राजस्थान का जो मरुस्थल है लगभग कितना मीटर लंबा है, तो 644 किलोमीटर लंबा है। अब देखिए इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए कितना, 1,04,000 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला है। इसका क्षेत्रफल है 1,04,000 वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है। यह
प्रायः शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर होती रहती है। 15 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। बरसात के मौसम में कुछ नदियाँ नज़र आती है, यानी कि कुछ ही नदियाँ नज़र आती है, बाकी सभी नदियाँ क्या होती है, सूख गई है। कुछ समय के बाद में बालू में विलीन हो जाती है, यानी कि वो नदियाँ जो है कुछ समय तक नज़र आती है, उसके बाद में बालू में विलीन हो जाती है। देखिए, बालू के टिब्बों एवं बरखान का विस्तार हुआ है, अधिक वहाँ पे पाया जाता है राजस्थान में। यहाँ की एकमात्र बड़ी नदी है जो लूनी नदी है। भारत में अंतः प्रवाहित की सबसे लंबी नदी, इस नदी का अंत कच्छ के रण में हो जाता है, यानी कि वहीं लूनी नदी की बात है जो आपको थोड़े पहले हम बताए हैं। ये लूनी नदी कहाँ होती है, कच्छ के रण में हुए चली जाती है। ठीक है, जो राजस्थान में नदियाँ मिलती है वो नदियाँ क्या होती है, बालू में विलीन हो जाती है, नहीं मिलती है। चलिए एक देख लेते हैं, एक और टॉपिक बचा है जिसको जल्दी ही ख़त्म करेंगे। द्वीप समूह क्या होता है? भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीपें हैं, यानी कि भारत का जो समुद्री सीमा है उसके अंतर्गत 1256 द्वीपें है। यह मुख्यतः दो समूहों में बटा है। एक बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह लगभग 552 द्वीप है। क्वेश्चन लिख लीजिए कि बंगाल की खाड़ी में लगभग कितने द्वीप समूह पाए जाते हैं, तो 572 द्वीप पाए जाते हैं। इसमें से 36 द्वीप पे ही केवल आबादी पाई जाती है, ये बात को आप लिख लीजिए। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जितने भी द्वीप समूह पाई जाती है केवल 36 पे ही क्या पाई जाएगी, आबादी पाई जाएगी। अरब सागर में 47 द्वीप पाई जाती है, यानी कि 1256 जो द्वीप है उसमें देखिए बंगाल की खाड़ी में 572 को पाई गई, जिसमें 36 को द्वीप पर आबादी है। और अब अरब सागर में 47 द्वीप पाई जाती है, इसके अंतर्गत गंगा सागर है और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में भी कई छोटे छोटे द्वीप है। ये देखिए, श्रीलंका के बीच में भी कई छोटे छोटे द्वीप है। इस प्रकार से गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप समूह स्थित है। बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप समूह को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में डिवाइड करा गया है। ये द्वीप जल पवनमार्ग के ऊपरी भाग है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दिसंबर 2004 में पाई जाने वाली ये सुनामी जो आई थी, इसी में ये क्या हो गया था, पूर्णतः डूब गया, किंतु फिर यह अपनी पूर्व स्थिति में प्रकट हो गया है। यानी कि पहले क्या हुआ था, ये डूब गया था, लेकिन अब ये पुनः ऊपर हो गया है। ठीक है, अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। पूर्वी द्वीप समूह प्रवाल निरपेक्ष से बना है। यह 11 डिग्री चैनल से 2 अलग भागों में डिवाइड होता है। इस प्रकार जब हम भारत के प्राकृतिक विभाजन का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि विषमताओं के साथ भारत एक दूसरे से पूरक भी है और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाता है। उत्तर का पूर्वी भाग जल और वनों का बड़ा स्रोत है, तो विशाल मैदान अन्न का भंडार है। पर्वत में एक भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता लगाया जाता है कि बिहार गंगा बेसिन द्रोणी में खनिज तेल का भी विशाल भंडार है। इसके अतिरिक्त विशाल मैदान प्राचीन सभ्यताओं के विकास का भी आधार रहा है। दक्षिण पठार का खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है जो हमारे औद्योगिक विकास के भरपूर सहायक है। तटीय मैदान चावल की कृषि के लिए और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर अनेक पत्तनों का भी विकास हुआ है। इस प्रकार भौतिक विविधता भारत की आकृति संपदा का भी आधार है। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम आपको 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये जो भारत के द्वीप समूह हैं इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। अगले ज्योग्राफी के जब भी क्लास होगा उसमें कर लेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए हम इस चीज़ को अगले वीडियो में हम कवर करना चाहेंगे ताकि विस्तार से करें, और लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा ही होगा। अगर यह वीडियो आप सभी को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
जो नोटिफिकेशन है ऑन कीजिएगा तो अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इसमें देखिए अगली बार जो हम वीडियो लाएंगे उसमें इमेज के साथ दीपों को समझाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।